नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube प्लेटफॉर्म NRSD क्लासेज पर। साथियों, हम लोग यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं हिंदी व्याकरण विषय को लेकर। रीट L1 हो या फिर L2 हो, साथियों हिंदी विषय 99% अभ्यर्थियों ने एक विषय के रूप में यहाँ पर हिंदी विषय चुना है, लैंग्वेज के रूप में। तो हम लोग हिंदी विषय को यहाँ पर पढ़ेंगे। कंप्लीट हिंदी व्याकरण साथियों हम लोग करने वाले हैं, बिना किसी प्रकार का समय गंवाए। साथियों, इधर उधर की बातें किए बगैर हम लोग अपने टॉपिक पर आएंगे। मैं आप लोगों को पहले ये बता दूं साथियों, हिंदी व्याकरण कंप्लीट रीट के सिलेबस में जो भी हिंदी व्याकरण है हम लोग कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में अगर समय बचेगा तो हम लोग यहाँ पर शिक्षण विद्या भी पढ़ने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं साथियों हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में जो पहला हमारा टॉपिक रहेगा वो है वर्ण विचार। वर्ण विचार साथियों, वर्ण विचार हम लोग टॉपिक पढ़ने से पहले एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसकी हम लोग बात करते हैं। आप लोग जानते हैं उस कॉन्सेप्ट से पिछली बार रीट मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया। हमारे टॉपिक की शुरुआत वर्ण विचार से जरूर होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट को लेकर जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी हम लोग सीधी बात करते हैं। हम आते हैं अपने पॉइंट पर, और एक है ध्वनि। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ध्वनि क्या है। ध्वनि के बाद में साथियों वर्ण, वर्ण के बाद में हम देखेंगे अक्षर, अक्षर के बाद में साथियों हम लोग यहाँ पर देखेंगे शब्द, और शब्द के बाद में हम लोग देखेंगे पद, और पद के बाद में साथियों हम लोग बात करेंगे वाक्य की। यहीं से साथियों पिछली बार क्वेश्चन आया है। अब देखिए, हम मान सकते हैं वर्ण विचार से हमारा टॉपिक शुरुआत हो रही है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से जब रीट मेंस L2 हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ वहां से पूछा गया, तो मान के चलिए साथियों आप जो रीट प्री हो रही है उसमें भी यहाँ पर हिंदी विषय में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिएगा ध्वनि क्या है साथियों। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है, लेकिन हम देखिए, मैं यहां पर एक बार लिख देता हूं, भाषा की सबसे छोटी इकाई साथियों, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे या फिर भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछे, दोनों में साथियों ध्वनि होगा। क्यों होगा, अभी बात करते हैं। पिछली बार जो पूछा गया वो है वर्ण को लेकर, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। तो भाषा की जो साथियों सबसे छोटी, मैं सीधा लिख देता हूं यहाँ पर, लिखित इकाई कौन सी है, तो वो लिखित इकाई है साथियों हमारी वर्ण। अब आप कहेंगे या तो मौखिक देगा आपको या फिर लिखित देगा। मौखिक और लिखित दिए बगैर अगर क्वेश्चन पूछे साथियों तो आपको आंसर ध्वनि करना है। इसके पीछे कारण है साथियों। देखिए, आप भाषाई कौशल पढ़ते हैं, हिंदी की जो टीचिंग मेथड पढ़ते हैं उनके अंदर आप लोग जानते हैं ध्वनि क्या है। ध्वनि केवल मौखिक रूप है साथियों, ये मौखिक रूप है। जबकि वर्ण क्या है, वर्ण साथियों ध्वनि का लिखित रूप है। तो ये लिखित भी है, इसको लिख भी सकते हैं, इसको देख भी सकते हैं। जब यहाँ पर एक से अधिक भाषा कौशल का उपयोग किया जा रहा है तो ये भाषा की बड़ी इकाई नहीं हो सकती। इसीलिए साथियों ध्वनि को ही भाषा की सबसे छोटी इकाई माना गया, जबकि लिखित देकर पिछली बार जब पूछा गया तो वर्ण वहां पर आंसर था। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं साथियों यहाँ पर अक्षर की। अक्षर को संस्कृत में हम लोग पढ़ते हैं न सरती इति अक्षरम, यानी साथियों जिसका नाश ना हो, जो नष्ट ना हो, वो क्या है, अक्षर। लेकिन साथियों हिंदी में हम लोग जब इसकी परिभाषा देखते हैं तो हिंदी में जो परिभाषा लिखी, जो कामता प्रसाद गुरु ने लिखी है कि ध्वनि के एक आघात में बोले जाने वाले वर्णों को क्या बोलते हैं, अक्षर। यानी श्वास वायु के एक आघात में जिसको हम लोग बोलेंगे, श्वास वायु या फिर ध्वनि एक आघात में जब हम लोग बोलेंगे तो उसको अक्षर कहेंगे। अब यहाँ पर के भी अक्षर है, यहाँ पर ए भी अक्षर है। मैंने कहा ना तो ये भी अक्षर है, मैंने कहा हाँ तो ये भी अक्षर है। तो श्वास वायु के एक आघात में जिसको हम लोग बोल रहे हैं वो आपका अक्षर ही होगा। अब साथियों वर्णों से हम लोग बात करते हैं। यहां पर देखिएगा, मैं यहां पर थोड़ा मार्कर दूसरा यूज ले लेता हूं। वर्णों के साथियों सार्थक जो समूह है, वर्णों का सार्थक समूह है। सार्थक समूह बहुत जरूरी है साथियों। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा, वर्णों का सार्थक समूह कहलाएगा शब्द। आप कहेंगे कैसे। मैंने साथियों अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा के टे म ले, ये कटमल हुआ। क्या है साथियों कटमल, ये सार्थक नहीं है तो ये शब्द भी नहीं है। मैंने लिखा कमल, तो साथियों कमल सार्थक है, हमें पता है कमल यानी फूल। कंज, कोकनद, सरोज, ये कमल है।
तो ये कमल क्या है साथियों? कमल क्या है? कमल शब्द है। क्यों? क्योंकि वर्णों का केवल साथियों एक साथ में बिठाना ही शब्द नहीं है, सार्थक समूह होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए शब्द की परिभाषा क्या है? शब्द को कहते हैं हम साथियों, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, और शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य भी आप शब्दों को कैसे भी रखकर वाक्य का निर्माण नहीं कर सकते। मैंने लिखा राम खाना खाता है, मैंने लिखा राम खाना खाता है, फेमस वाक्य ले रहा हूं। अब आप बताइए, ये सार्थक है? बिल्कुल। लेकिन मैं अगर यहां पर खाना की जगह दीवार लिख दूं, मैं लिख दूं राम दीवार खाता है, क्या यह सार्थक है? नहीं है। जब यह सार्थक नहीं हुआ तो यह वाक्य कैसे हुआ? इसीलिए साथियों, शब्दों का भी सार्थक होना चाहिए, उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए। जब तक सही सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा तब तक वो वाक्य नहीं होगा। तो हम लोगों ने देखा। अब आप कहेंगे पद क्या है? साथियों, जब कोई भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होगा तो उसको हम कहेंगे पद। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यही वाक्य आप लोग देख लीजिए। मैंने यहां पर राम खाना खाता है, मैंने लिखा, फिर क्वेश्चन आपको जो पूछा जाता है रेखांकित पद में राम क्या है? आप कहेंगे राम करता है। तो यहां पर यह रेखांकित पद यानी वास्तविक तौर पर पद है तो शब्द ही, लेकिन जब वाक्य में वो प्रयुक्त होगा तो उसको हम लोग शब्द नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पद। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द साथियों क्या है? पद है। और पद से ही बनता है पदबंध, पद से ही बनता है पदबंध। और पदबंध आपके रीट में टॉपिक भी है, ये भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, आप लोग देख सकते हैं। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई भी है, और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई भी ध्वनि है, जबकि वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। अक्षर क्या है? तो हमने कहा श्वास वायु के एक ही आघात में जिस भी वर्ण को बोला जाए उसको हम लोग अक्षर कह देंगे। वर्णों का सार्थक समूह शब्द है, और शब्दों का सार्थक समूह वाक्य है। पद हमने कहा वास्तविक तौर पर पद है तो शब्द, लेकिन जब शब्द को वाक्य में प्रयोग करेंगे, जो वाक्य में प्रयुक्त शब्द है, तो उस शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? पद कहेंगे। राम भी पद है, खाना भी पद है, खाता भी पद है भी पद है। मुझे लगता है कि यह कॉन्सेप्ट आपका यहां पर क्लियर हुआ है। अब साथियों, हम लोग बात करेंगे जहां से बहुत अधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हमारा पॉइंट रहेगा आज उच्चारण स्थान। हम लोग स्वरों और वर्णों का जो व्यंजन है उनका वर्गीकरण भी देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करना चाह रहे हैं यहाँ पर वर्णमाला को लेकर। थोड़ी सी हम लोग 2-3 मिनट यहाँ पर बात करेंगे वर्णमाला को लेकर, ताकि आपको आगे कोई परेशानी ना हो। बस ये हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा, वर्णमाला में मुख्य रूप से 2 बातें आती है, लेकिन हमें यहां पर 3 चीजों का ध्यान रखना है। वर्ण में एक तो आएगा आपका स्वर, एक आएगा आपका व्यंजन। स्वर और व्यंजन तो है ही, लेकिन इसके साथ में आपको ध्यान रखना है ए योग वाह भी, ए योग वाह, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, स्वरों की बात करें अगर हम लोग यहां पर, तो स्वरों में आप लोग देखिएगा, यहां पर आप लोग जानते हैं ए आ ई उ से लगाकर औ तक क्या है? सभी स्वर है। ए आ ई उ री ए आई ओ औ, ये 11 आपके क्या है? स्वर है। इसके अलावा अंग और अह, इनको साथियों ए योग वाह में रखा गया है। अंग और अह, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। यहां पर साथियों आप लोग थोड़ा सा देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये देखिए, ये लिख रखा है और ये यहां से उठाया इसको, यानी यहां पर जो 2 ध्वनियां हैं साथियों, एक क्या है? यहां पर अंग है और एक क्या है? यहां पर अह है। लेकिन वास्तविक तौर पर ये क्या है साथियों? वास्तविक तौर पर यह है अनुस्वार, ये अनुस्वार है। और ये क्या है? ये है साथियों विसर्ग है। तो अनुस्वार और विसर्ग को स्वतंत्र रूप में लिख पाना संभव नहीं है, और इसी कारण हमने यहाँ पर ए वर्ण को, यहाँ पर जो ए स्वर है, इसको हम लोगों ने यहाँ पर इसको काम निकालने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने रखा है वर्णमाला में। तो यहाँ पर 11 स्वर है, 2 ए योग वाह है। व्यंजनों की संख्या कितनी अभी देखते हैं। व्यंजनों का साथियों जो वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण की हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक व्यंजन होते हैं जिनको हम कहते हैं वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन, और वर्गीय व्यंजन होगा साथियों के से लगाकर
में तक, हम नीचे यहां पर रख देते हैं इसको। वर्गीय व्यंजन जो है वो है के से लगाकर में तक, के से लगाकर में तक, ये वर्गीय व्यंजन है। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है वर्ग का तात्पर्य क्या है। मुझे लगता है कि इतना नया अभ्यर्थी शायद इस कक्षा में कोई आया होगा रीट की तैयारी करने वाला जिसको वर्ग का मतलब पता नहीं हो। देखिए मैंने कहा के वर्ग, के वर्ग का मतलब साथियों के की पूरी लाइन, के खे गे गे और अंग, ये सब क्या है, ये एक वर्ग है पूरा के। फिर ते वर्ग, ते वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग, यानी कचट तक, ये पूरा वर्ग ये है। तो ये इनका टोटल वर्ग होगा तो कितने हो जाएंगे ये टोटल, के से लगाकर में तक ये हो जाएंगे 25, ये आपके यहां पर 25 हो जाएंगे। अब देखिए आप लोग, हम जो बात यहां पर करना चाह रहे हैं, वर्गीय व्यंजनों में मैंने कहा सबसे पहले के से लगाकर में तक होते हैं और इनको साथियों बोला जाता है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। तो ये क्या है साथियों, ये स्पर्शी व्यंजन है। अब देखिए संस्कृत में, मैं यहां पर संस्कृत कोष्टक में लिख देता हूं, संस्कृत में साथियों इनको स्पर्श बोलते हैं। हिंदी का वर्गीकरण यहां पर थोड़ा सा अलग है। तो इसलिए नॉर्मली जो बेसिक हम लोग यहाँ पर शुरुआती जो बातें कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग संस्कृत कोष्टक में लिखकर एक बार इनको काम चालू रूप में यहाँ पर लिख रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग व्यंजनों का डिटेल में वर्गीकरण करेंगे, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, तो वहां पर हम लोग बिल्कुल स्पष्ट तौर पर लिखेंगे कि के से लगाकर में तक केवल संस्कृत में है, हमारे हिंदी की व्यवस्था अलग है। लेकिन हम लोग इनको काउंटिंग में पूरा लेने के लिए एक बार यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं। अब देखिएगा इसके बाद में ये, रे, ले और वे, देखिए के से लगाकर में आ गया। इसके बाद में देखिए ये, रे, ले और वे, ये क्या है साथियों, ये है अंतस्थ, ये क्या है, ये है अंतस्थ। इसके बाद में तीनों से लिख दीजिए, से और है, ये क्या है साथियों, ये है उष्मीय, तो इनको हम कहेंगे उष्म। इसके बाद में देखिए अक्षय, त्रय, गे और एक आ जाएगा श्रेय, ये सब क्या है साथियों, ये सब है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। मुझे लगता है कि ये बेसिक बातें रीट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी को बहुत पहले से पता होगी, लेकिन हमने एक बार फिर भी यहाँ पर है, हो सकता है कुछ अभ्यर्थियों को पता ना हो, तो उन अभ्यर्थियों के लिए हम लोगों ने ये लिखा है। देखिए यहाँ पर के से में तक हमने बात की, ये रे लेवे क्या है, अंतस्थ है, ये से है, उष्म है, से, त्रय, गे और श्रेय, श्रेय भी साथियों यहाँ पर शामिल है, ये संयुक्त व्यंजन है। लेकिन साथियों व्यंजनों के इस वर्गीकरण में आपको पता होगा, एक यहाँ पर है ये और एक यहाँ पर है ये, यानी ये क्या है, ये ढे और ये है ढे, ये ढे। देखिए कुछ इसको, और यहाँ पर जो के लास्ट में जो आ रहा है अंग है, देखिए ये जो के की पंक्ति में जो आप लिख रहे हैं उसके यहाँ पर बिंदी होगी, जबकि ये बिंदी यहाँ पर है, ये क्या है, ये दोनों साथियों उत्क्षिप्त है, उत्क्षिप्त, ये उत्क्षिप्त व्यंजन है, उत्क्षिप्त व्यंजन। ये अंग है, इसका उच्चारण ये है, देखिए इसका उच्चारण ये है, अंग है, ये अंग है, इसका उच्चारण, इसका अड़े है, के खे गे अड़े, ये अड़े हम लोगों ने ये चिपका दिया यहाँ पर, जबकि यहाँ पर तो अंग है। समझ रहे हैं आप लोग बात, ये अड़े है, ये अंग है, हम अंगे को ही अड़े बोल रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा ये समझिएगा। तो यहाँ पर दो उत्क्षिप्त व्यंजन है हम लोग बात कर रहे हैं, और इसके बाद में एक साथियों यहाँ पर है विशिष्ट व्यंजन शामिल किया गया है, और वो है ये, आपने देखा होगा अड़े, ये है विशिष्ट व्यंजन, ये है आपका विशिष्ट व्यंजन। और ये साथियों अभी 2024 में जो हिंदी वर्तनी का जो नया मानकीकरण आया साथियों, उसके अंदर इस हड़े को भी सम्मिलित किया गया है व्यंजनों की श्रेणी में, क्योंकि मारवाड़ी है साथियों, कश्मीरी है, बहुत सी भाषाओं में इसका उपयोग है, और यही कारण है कि इस हड़े को भी हिंदी भाषा की जो साथियों जो वर्गीकरण है उसके अंदर इस हड़े को भी शामिल किया है। और ये हमारा साथियों 53वां व्यंजन, 53वां वर्ण साथियों ये हमारा है। हम इसकी काउंटिंग देख लीजिए आप लोग, 11 यहाँ पर हो गए साथियों, 2 यहाँ पर हो गए, यानी 13 हो चुके हैं। इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में 33 यहाँ पर
व्यंजन जो कि मूल व्यंजन है, 33 मूल व्यंजन है साथियों। देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, आप लोग थोड़ा सा गौर करिएगा। एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, एग्जाम में आपको क्या पूछा जा सकता है, हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपको साथियों आंसर देना है 44 यानी 44। लेकिन आपसे पूछे हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपको साथियों अब आंसर देना है 53। आपने 52 आंसर दे दिया, अब आपको नहीं देना है। क्यों? क्योंकि साथियों 22 अगस्त 2024 को हिंदी वर्तनी का जो मानकीकरण तैयार हुआ है उसमें हड़े को भी शामिल किया है। तो आप ध्यान रखिएगा 53वां विशिष्ट व्यंजन शामिल हुआ है, एक वर्ण शामिल हुआ है। तो आप ध्यान रखिएगा अब कि 53 वर्ण हो चुका है हिंदी वर्णमाला में। मुझे लगता है कि ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हम लोग यहाँ पर काउंटिंग कर रहे हैं, तो काउंटिंग में देखिए कुछ नहीं रखा वैसे। 33 2 अयोग हम लोगों ने देख लिए, और इसके बाद में ये देख लीजिए 33 ये हो गए, 2 उत्क्षिप्त हो गए, कितने हो गए 3 3 6 7 8 9 10, ये कितने हो गए देखिएगा, ये टोटल 33 हो चुके हैं। 25 यहाँ पर है सीधे, देखिए मैं काउंटिंग बता ही देता हूँ। ये हो गए 4, ये हो गए 4, ये हो गए 4, कितने हो गए 25 और 4 29, 33, और ये हो जाएगा 37 37, और ये देखिए ये 2 कम थे हमारे, ये हम लोगों ने काउंट नहीं किए, हो गए। और ये 50 51 52 और 53 हो गया काउंटिंग। आपको इतना कुछ याद नहीं रखना, आपको सीधा ध्यान ये रखना है मूल वर्णों की संख्या 44 है, कुल वर्णों की संख्या 53 है। इसके बाद में बिना फालतू के आपको मगजमारी में पड़ना ही नहीं है। अब देखिए हम बात करना चाह रहे हैं साथियों यहाँ पर उच्चारण स्थानों की, और उच्चारण स्थान को लेकर जो बर्गर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीट में, तो 2 आपके हिंदी में आ जाएंगे मिनिमम, और 2 क्वेश्चन आपके संस्कृत में आ जाएंगे। और आप हिंदी में पढ़ो या फिर संस्कृत में पढ़ो, उच्चारण स्थान को लेकर आपके क्वेश्चन दोनों में आएंगे, और कहीं पर भी पढ़ लो आपके क्वेश्चन राइट हो जाएंगे। हम साथियों सबसे पहले जो वर्गीकरण है स्वरों और व्यंजनों का, एक साथ में ही उच्चारण स्थान का वर्गीकरण कर रहे हैं, और हम वर्गीकरण करेंगे जो संस्कृत का वर्गीकरण है उसके अकॉर्डिंग, ताकि आपको याद बहुत आसानी से हो सके, बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा हम बात कर रहे हैं सबसे पहले वर्गीकरण, और वर्गीकरण में हम लोग देख रहे हैं उच्चारण स्थान की। देखिएगा उच्चारण स्थान, मैं यहां पर बिना कोई समय गवाए सीधा फैक्ट पर आता हूं, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पर आ रहा हूं, बिना फालतू का कोई भी इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूं। देखिएगा सबसे पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये पेन मैं यूज ले रहा हूं थोड़ा सा, देखिएगा सबसे पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं अकु है। देखिएगा अकु है, हम लोग संस्कृत में देखते हैं अकु है विसर्ज्य नाम कंठ है, अकु है कंठ। दूसरा हम लोग यहां पर देख रहे हैं इचु यस तालु। अभी देखिएगा बहुत आसानी से याद हो जाएगा, आप जो याद कर रहे हैं मुझे लगता है इचु यस तालु, आप जो याद कर रहे हैं बड़ी मुश्किल से याद होता है, मुझे को पता है। देखिए इचु यस तालु, फिर है रीटूरस, रीटूरस मुर्दा, रीटूरस मुर्दा, फिर है यहां पर लृतुलस, लृतुलस, और यह है दंत, और फिर यहां पर आ जाएगा उपुब्धमानिया नामोष्टो यानी उपु, और उपु है ओष्ठ। अभी देखिएगा बहुत आसान है, और याद करवा दूंगा, मैं याद ही करवा दूंगा। देखिएगा यहां पर देखिए, यहां पर पहले तो आपको इनको रटना है सीधा इसी सीक्वेंस में, अकु है विसर्ग कंठ, इचुयस तालु, ऋतुरस मुर्दा, लृतुलस दंत, उपु ओष्ठ। अकु है कंठ, इचुयस तालु, ऋतुरस मुर्दा, लृतुलस दंत, उपु ओष्ठ। फिर से आप लोग रट सकते हैं अकु है विसर्ग कंठ, इचुयस तालु, ऋतुरस मुर्दा, लृतुलस दंत, उपु ओष्ठ। ये लृतुलस दंत है, लृ को मैं हटा रहा हूं, क्यों? क्योंकि लृ का उपयोग हिंदी में नहीं है, लृ संस्कृत का है, हम इसलिए हम लोगों ने यहां पर लृ को हटा दिया। लेकिन आपको ध्यान रखना है साथियों, संस्कृत में यहां पर लृ आएगा, इसके अलावा उच्चारण स्थान में
हिंदी और संस्कृत में कोई अंतर नहीं है। अब आप लोग देखिए, यहां से मैं कह रहा हूं आपको, यहां से इस उच्चारण स्थान से 3 से 4 मिनिमम 3 ट्यूशन और 4 ट्यूशन तो आपके, मुझे लगता है 4 ट्यूशन आपके यहाँ पर हिंदी और संस्कृत में हो जाएंगे। अब देखिएगा, अपु है विसर्ग कंठ इचुयस तालु रिटोरस मुर्दा लरितुलस दंत उपु ओष्ठ। अब देखिए, ए का यहाँ पर सातवीं तात्पर्य है ए और आ। देखिएगा, ए और आ। कु का यहाँ पर जो भी मात्रा है, यहाँ पर देखिए ये इसका मतलब ये वर्ग है, यहाँ पर के वर्ग है। देखिएगा, ये के वर्ग, इसी प्रकार चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग, ये वर्ग है यहाँ पर, जिसके नीचे ये मात्रा आ रही है। और हे का तात्पर्य है और यहाँ पर विसर्ग मैंने रख दिया। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ए आ के वर्ग, के का मतलब के खे गे गे और अगे, ये सब के वर्ग है। हे का उच्चारण स्थान भी कंठ है और विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ है। अब देखिए, यहां पर ई और ई, इस चू का मतलब यहां पर है चे वर्ग, कंप्लीट आपका चे वर्ग हो जाएगा। ये का ये, से का से, और इन सब का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालव्य। अब देखिए, यहां पर है री, अब यहां पर केवल री है। हिंदी में इस री का दीर्घ रूप नहीं है, यह सिंपल री है। ट्रू का यहां पर हो जाएगा टे वर्ग, यानी टे की पूरी पंक्ति आपकी टे थे डे डे ने। और यहां पर देखिए रे और यहां पर से, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है साथियों? ये सब मूर्धन्य है, इन सब का उच्चारण स्थान गुर्दा है। अब देखिए, यहां पर है तुलस, यानी यहां पर हो गया ते वर्ग, ले का ले और से का से, और ये सब है दंते, यानी इन सब का उच्चारण स्थान है दांत, दंत। यहां पर ऊ का तात्पर्य है ऊ और ऊ, ऊ का मतलब पे वर्ग है। बस इन सब का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। 90% काम आपका हो गया। अब आपको ध्यान रखना है ए आई, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं, अभी दिक्कत होगी। ए आई, ओ औ और वे, केवल यही बचे हैं, इसके अलावा कुछ भी उच्चारण स्थान में नहीं बचा। यह है कंठ तालु, यह है कंठ तालु, यह है कंठोष्ठ, यह कंठ तालु, यह कंठोष्ठ, और यह है दंतोष्ठ, यह है दंतोष्ठ। और वर्तमान में साथियों इनको ओष्ठ भी कहा जा रहा है, तो ओष्ठ भी याद रख लीजिएगा। वर्तमान उच्चारण स्थान इसका ओष्ठ हो चुका है। पहले दंतोष्ठ हम लोग देख रहे थे, और अब इसका जो वर्तमान उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ है। अब देखिएगा, हम लोगों ने ये वर्गीकरण देखा, ए आई कंठ तालु, ओ औ कंठोष्ठ, वे दंतोष्ठ। सीधा याद कर लो इनको, ये कैसे बने हैं, क्या बने हैं, ये उच्चारण स्थान में तो आना नहीं है, ये हम लोग बात करेंगे संधि में। अब देखिए, ए आई ओ औ वे, ए आई कंठ तालु, ओ औ कंठोष्ठ, और फिर वे दंतोष्ठ या फिर ओष्ठ। यहां पर ओष्ठ ऑप्शन में मिले तो ओष्ठ कर देना, नहीं मिले तो दंतोष्ठ कर देना, काम खत्म। अब देखिए, अब कुछ आधुनिक जो वर्गीकरण हुए हैं उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि यहां पर हुआ है सबसे अधिक आधुनिक वर्गीकरण। देखिएगा, थोड़ा सा यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो स्टूडेंट को दिक्कत होती है, मुझे लगता है यहां पर हो जाएगा हमारा काम। देखिए, यहां पर जो पंक्ति है, यहां पर देखिए, ये मैं पहले ले रहा हूं, यानी ए आ और के वर्ग, और के वर्ग, इसका जो साथियों वर्तमान में उच्चारण स्थान जो इसका बताया जाता है वो है कोमल तालु, कोमल तालु। ये देखिएगा आप लोग, ये कोमल तालु। और इसके बाद में ये जो है, इस है को देखिए, ये है, और इस है का वर्तमान उच्चारण है साथियों स्वर यंत्रमुखी, स्वर यंत्रमुखी। और इसी स्वर यंत्रमुखी हम लोग बोलते हैं काकल्य, इसको हम बोलते हैं उरस्य। इसके अलावा क्या बोलते हैं इसको? काकल्य, उरस्य हो गया, ठीक है, हृदय बोल दीजिए, और आप लोग और क्या बोलेंगे? तो हे का उच्चारण स्थान याद रखिएगा, स्वर यंत्रमुखी काकल्य या उरस्य है। ए आ और के वर्ग का कोमल तालु है। ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। वर्तमान वर्गीकरण में ये कहां पर है? वर्तमान वर्गीकरण में ए आ और के वर्ग कोमल तालु है, जबकि हे कहां पर है? स्वर यंत्रमुखी है, काकल्य है, उरस्य है। लेकिन साथियों, आप इसका मतलब ये नहीं है कि ये ना करो। देखिए, ये वर्गीकरण अलग है और जो मैं ये नया वर्गीकरण बात कर रहा हूं ये अलग है। आपको इस वर्गीकरण को भी साथ में ध्यान रखना है।
जब ये ऑप्शन में नहीं होगा तो आपको यहीं से मिलने वाला है। समझ रहे आप बात? ये ऑप्शन में होगा तो ये कर ही रहे हैं आप, लेकिन ये जब नहीं होगा तो आपको ऑप्शन में यही सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है। इसके अलावा एक और आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और वो है उच्चारण स्थान में वत्श्रेय। इस वत्श्रेय को बोला जाता है दंतमूल, इन्हीं को बोला जाता है मसूड़े। मसूड़े मसूड़े। अब देखिए, आप यहां पर देखिएगा, यहां पर 4 वर्ण याद रखिएगा, ने, रे, ले और से। यह मैं आपको एडवांस में इसलिए बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। वत्श्रेय, दंतमूल कह दीजिए, मसूड़े कह दीजिए, एक ही बात है। ने, रे, ले और से, इन 4 वर्णों का स्थान, जो वर्तमान उच्चारण स्थान है साथियों, वो क्या बोला जाता है? इन चारों वर्णों का वर्तमान उच्चारण स्थान वत्श्रेय भी बताया गया है, दंतमूल भी बताया गया है। तो उच्चारण स्थान को लेकर जो हम लोगों ने बात की है यहाँ पर, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। देखिएगा, अपू है विसर्ग कंठ, इचुयस तालु, रेटोरस मुर्दा, उपु ओष्ठ, और उसके बाद में ए आई ओ औ और वे। ए आई कंठ तालु, ओ औ कंठोष्ठ, वे दंतोष्ठ या फिर ओष्ठ। इसके बाद में हमने इसका वर्गीकरण फिर कहा, और इसमें हम लोगों ने कहा ए आ और के वर्ग जो है, इसको हम लोग वर्तमान में कोमल तालु से भी हम लोग बोल रहे हैं, और यहाँ पर हे को स्वर यंत्रमुखी, काकल्य और उर्वशी बोला जाता है। यह भी इसका उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान को लेकर वत्श्रेय में ने, रे, ले, वर्षे। मुझे लगता है कि यह आपको बार बार याद करना चाहिए। यहां से आपके डेफिनेटली 3 से 4 क्वेश्चन राइट हो जाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे साथियों, एक बार मैं साथ में रिपीट करवा देता हूं। अकु है विसर्ग कंठ है, इचु यश तालु है, रेटु रस मुर्दा है, यहाँ पर तुलस दंत है, उपु ओष्ठ है। यह तो याद कर लेना साथियों, रट ही लेना। चाहे एल फर्स्ट वाले तो मेंस में भी ये वापिस उनको पढ़ना पड़ेगा, तो उनको तो देखना ही है। फिर हमने कोमल तालु को लेकर बात की, हम लोगों ने बात की उरस्य या हृदय से है को बोला जाता है। इसके बाद में हमने कहा ए आई कंठ तालु, ओ औ कंठोष्ठ, और फिर हमने कहा दंतोष्ठ है वे, और वत्श्रेय तो याद कर लेना नरलस, इसको तो रटना ही है। अब ये हमारा काम हो चुका है, और अब जो हम लोग वर्गीकरण देखेंगे वो साथियों, हम लोग यहाँ पर वर्गीकरण देखेंगे सबसे पहले स्वरों का। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे, और स्वरों के बाद में हम देखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। देखिएगा, सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे वो है व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति या व्युत्पत्ति को साथ में एक याद रखिएगा, उत्पत्ति। व्युत्पत्ति या फिर उत्पत्ति के आधार पर। देखिएगा, व्युत्पत्ति या फिर उत्पत्ति के आधार पर जो वर्गीकरण है, उसमें 2 भागों में इसको हम लोग बांट रहे हैं। यहाँ पर 2 प्रकार है इसके। देखिए, 2 प्रकार है। एक है साथियों यहाँ पर मूल स्वर, और एक यहां पर होगा आपके संधि स्वर। एक मूल स्वर है साथियों, और एक यहां पर है संधि स्वर। मूल स्वरों में यहां पर देखिए, व्युत्पत्ति का अर्थ होता है साथियों रचना। व्युत्पत्ति का तात्पर्य है रचना से, यानी वर्णों की रचना किस प्रकार से हुई है। तो यहां पर वर्णों की जो रचना है साथियों, हमें मूल स्वरों की रचना ज्ञात है, हमें नहीं पता मूल स्वर कैसे बने हैं। इसलिए देखिए, यहां पर ए, ई, उ और री, ये 4 वर्ण है साथियों, जिसका हम लोगों को पता नहीं है कि इन वर्णों का जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई है। ये बात अलग है कि संस्कृत में हम लोग पढ़ते हैं कि भगवान शिव ने डमरू बजाया और उससे जो माश्वरी सूत्र निकला, पाणिनि ने उसको लिखा। ये बातें हम लोग संस्कृत के लिए है, लेकिन हिंदी में हम लोगों को नहीं पता कि ये 4 वर्ण कहां से आए, और इसीलिए हम लोगों ने कह दिया कि ये मूल वर्ण है, ये व्युत्पत्ति के आधार पर मूल वर्ण है जिनकी हम लोगों को उत्पत्ति अज्ञात है। अब देखिए, तो फिर संधि स्वर, संधि स्वरों का निर्माण इन्हीं मूल स्वरों से हुआ है, और संधि स्वरों की उत्पत्ति हम लोगों को पता है। अब देखिएगा,
संधि स्वरों की बात करें तो यहां पर संधि स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। संधि स्वरों को साथियों दो भागों में बांटा गया। एक है दीर्घ संधि स्वर। मैं दीर्घ संधि स्वर बोल रहा हूं, दीर्घ स्वर नहीं बोल रहा, याद रखिएगा। और यहां पर है संयुक्त संधि स्वर। संयुक्त संधि स्वर, दीर्घ संधि स्वर, संयुक्त संधि स्वर। अब देखिएगा यहां पर दीर्घ स्वर साथियों तीन है। एक आ है, एक ई है और एक ऊ है। अब देखिए हमें यहां पर यह देखना है ये आ कैसे बना, आपको पता है। ए धन ए से बना है। ई कैसे बना है, ई धन ई से बना है। ऊ कैसे बना है, ऊ धन ऊ से बना है। ये हम लोगों को पता है। तो ये क्या हो गए साथियों, यहां पर ये हो गए दीर्घ स्वर, यानी जिनकी रचना हम लोगों को पता है। हमें पता है आ की रचना कैसे हुई है, हमें पता है ई की रचना कैसे हुई, हमें पता है ऊ की रचना किस प्रकार से हुई है। ये जब हमें पता है साथियों तो ये स्वर क्या है, संधि स्वर है, क्योंकि इनका निर्माण संधि करने से हुआ है। अब देखिए यहां पर है संयुक्त संधि स्वर, यानी जिनकी रचना दो असमान वर्णों से हुई है। यहां पर तो दोनों समान वर्ण है, देखिए समान है, यहां पर असमान है। यहां पर देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर एक आएगा, यहां पर एक ए है, एक आई है, एक ओ है और एक यहां पर है औ। तो ए आई ओ औ ये क्या है साथियों, ये संयुक्त संधि स्वर है। और इनकी रचना कैसे हुई आपको पता है। ए के साथ में ई के मेल से ए बना है, इसी प्रकार ए के साथ में ए के मेल से आई बना है। और यहां पर देखिएगा ए के साथ में यहां पर क्या हो गया, यहां पर ए के साथ में ऊ के मेल से ओ बना है और ए के साथ में ओ के मेल से औ बना है। ए के साथ में ई साथियों मिला तो ए बना है, ए के साथ में ए मिला तो आई हुआ, ए के साथ में ऊ मिला तो ओ हुआ, ए के साथ में ओ मिला तो औ बना। इनकी हमें व्युत्पत्ति ज्ञात है और इसी कारण हमने कहा ये वर्गीकरण व्युत्पत्ति के आधार पर है, यानी इसकी रचना किस प्रकार से हुई इसके आधार पर यह वर्गीकरण है। और यहां पर देखिएगा यहां पर 4 है, यहां पर कितने साथियों 3 है, यहां पर कितने हैं 4 है। आपसे पूछे संधि स्वर कितने हैं तो संधि स्वर हो गए टोटल 7। आपसे पूछे दीर्घ स्वर संधि 3 हो गए, संयुक्त संधि स्वर 4 हो गए और मूल स्वर कितने हो गए 4 हो गए। ये आपको ध्यान रखना है। और ये वर्गीकरण तो सबसे अधिक पूछा गया वर्गीकरण है। अब साथियों इससे मिलता जुलता वर्गीकरण, इससे मिलता जुलता वर्गीकरण अगली बार जो अगला वर्गीकरण हम लोग देख रहे हैं वो है। देखिए आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, अभी जब मैं बात करूंगा वहां पर दीर्घ स्वर की बात करूंगा, ये दीर्घ संधि स्वर है। और हम देखेंगे अभी जब अगला वर्गीकरण देखेंगे मात्रा या फिर कालमान के आधार पर, तो उसमें यहां पर दीर्घ स्वर होगा। देखिए ये आप लोग एक बार फिर से देख सकते हैं। हम बात करें व्युत्पत्ति या फिर रचना के आधार पर जो वर्णों का, जो स्वरों का विशेष रूप से हम लोग यहाँ पर बात करें स्वरों का जो वर्गीकरण है। देखिए एक यहाँ पर मूल वर्ण है तो दूसरा यहाँ पर साथियों संयुक्त जो वर्ण है और एक दीर्घ वर्ण है, लेकिन इन दोनों को हम लोग बोलते हैं संयुक्त रूप से संधि स्वर, क्योंकि इनकी रचना संधि से हुई है। यहाँ पर मूल वर्ण 4 है, ए ई उ री, जबकि संधि स्वर के 2 पार्ट हम लोगों ने देखे, दीर्घ संधि स्वर, संयुक्त संधि स्वर। यहाँ पर आ ई उ याद रखना है और यहाँ पर संयुक्त संधि स्वर में ए आई ओ औ आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये समझ में आया होगा। अगला जो हमारा साथियों वर्गीकरण है वो है अब मात्रा या फिर कालमान के आधार पर। और यहां से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग देखिएगा। यहां पर है दूसरा जो हम प्रकार देख रहे हैं, मात्रा या फिर कालमान के आधार पर वर्गीकरण। देखिए मात्रा का मतलब ही साथियों क्या है, उच्चारण में लगने वाला समय। हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि छोटी मात्रा है, बड़ी मात्रा है। छोटी मात्रा का मतलब समय कम लग रहा है और बड़ी मात्रा का मतलब समय अधिक लग रहा है। तो ये वर्गीकरण समय के आधार पर है, कालमान के आधार पर है कि हमें आखिर उस उच्चारण वर्ण के, उस स्वर के उच्चारण में
समय कितना लग रहा है। जब समय कम लगेगा तो एक अलग प्रकार होगा, और जब समय अधिक लगेगा तो एक अलग प्रकार होगा। और वो प्रकार कौन कौन से साथियों, देखिएगा यहां पर हम लोग कहेंगे ऋषु स्वर। ये ऋषु स्वर है जिनके उच्चारण में कम समय लग रहा है, और जिनके उच्चारण में अधिक समय लग रहा है वो स्वर कौन से हैं साथियों, वो स्वर है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। यहां पर ऋषु स्वर कौन कौन से हैं? ऋषु स्वर साथियों वही है, देखिए ए, ई, ओ और री, यानी कि जो मूल स्वर है वही ऋषु स्वर है कालमान के आधार पर। यहां पर देखिए साथियों, जो व्युत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर है वही स्वर मात्रा के आधार पर ऋषु स्वर है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दीर्घ स्वर, तो यहां पर हम लोगों ने देखा 4 हो चुके हैं। यहां पर देखिए दीर्घ स्वर, और दीर्घ स्वर में साथियों यहां पर देखिए ये सभी आ जाएंगे, आ जाएगा, ई आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, यहां पर ए आ जाएगा, आई आ जाएगा, ओ आ जाएगा और औ आ जाएगा। यानी कि साथियों जिनको हम लोगों ने संधि स्वर के रूप में पढ़ा वो यहां पर क्या है, दीर्घ स्वर है। पिछली बार हम लोग देख रहे थे पिछले वर्गीकरण में, इसको हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसको हम लोगों ने पढ़ा दीर्घ संधि स्वर। इन तीनों को हम लोगों ने दीर्घ संधि स्वर कहा, और इनको हम लोगों ने कहा संयुक्त संधि स्वर, संयुक्त संधि स्वर। जबकि यह वर्गीकरण अलग है, आपको दोनों को मिक्स नहीं कर रहा है, अलग रखना है। देखिए दीर्घ स्वर में 7 स्वर आएंगे, जबकि दीर्घ संधि स्वर में 3 स्वर आएंगे। दीर्घ संधि स्वर में आ, ई और ऊ है, जबकि दीर्घ स्वर में 7 है, आ, ई, ऊ के साथ में ए, आई, ओ, औ होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और ये वर्गीकरण हमारा दूसरा वर्गीकरण है स्वरों का। मात्रा या कालमान के आधार पर साथ में हम लोगों ने ये वर्गीकरण देखा। हमने कहा एक ऋषु स्वर है जिनके उच्चारण कम समय लग रहा है, ए, ई, ओ, रू, ए, ई, ऊ, री। और इसके बाद में यहां पर है आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ, जिनको हम लोगों ने दीर्घ स्वर कहा है। अब हम लोग बात करें साथियों यहां पर नेक्स्ट जो वर्गीकरण है, हाँ ये वर्गीकरण हम लोग कौन सा देखें यहां पर, मुझे लगता है कि यहां पर हम लोग देख रहे हैं जाति के आधार पर। जाति के आधार पर यह वर्गीकरण है, जाति के आधार पर तीसरा वर्गीकरण है। और जाति के आधार पर जो वर्गीकरण है साथियों, अब इसमें तो कोई खास है नहीं, बिल्कुल आसान है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी खास बात यह भी है। देखिए एक जाति है जिसको हम लोग बोलते हैं सहजातीय कह दीजिए या सवर्ण बोल दीजिए, और एक हो जाएगा विजातीय। विजातीय को साथ में हम लोग लिख सकते हैं असवर्ण, असवर्ण। तो सहजातीय कह दीजिए या सवर्ण कह दीजिए, विजातीय कह दीजिए या फिर असवर्ण कह दीजिए, एक ही बात है। और यह वर्गीकरण हमारा स्वरों का जाति के आधार पर वर्गीकरण है। अब देखिए यहां पर सहजातीय का मतलब जिनकी जाति एक सी लगे आपको। देखिए ये ए है, ये आ है, इन दोनों की एक ही जाति है। ये ई है, ये ई है, ये ऊ है, ये ऊ है। ये आपको इसी प्रकार इन जोड़ों के साथ में ऑप्शन में मिलेंगे। अब यहां पर री नहीं है, देखिएगा यहां पर री नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं री कहां आएगा, री आएगा यहां पर। वी जातियों में कौन कौन से आएंगे, अगर ए के साथ में यहां ए और ई, ए और मैंने कह दिया ये ई लिख दिया मैंने, फिर ए के साथ में मैंने वो लिख दिया। अब यहां पर मैं ए के साथ में अगर यहां पर मैं लिख देता हूं री, देखिए ये री, तो री अकेला है लेकिन फिर भी ये विजातीय है, इसका कोई शका नहीं है, कोई साथी नहीं है। हिंदी में साथियों जो री है इसका दीर्घ रूप नहीं है, याद रखिएगा। हिंदी में री का कोई दीर्घ रूप नहीं है। ए का दीर्घ आ हो जाएगा, ई का ई हो जाएगा, ऊ का ऊ हो जाएगा, लेकिन री का कोई दीर्घ नहीं है। री संस्कृत में री का दीर्घ रूप जरूर है साथियों, लेकिन हिंदी में री केवल अकेला री है। अब देखिएगा हम लोगों ने कहा ये सहजातीय है, ये सहजातीय है और ये विजातीय है। लेकिन साथियों आपको यहां पर ध्यान रखना है, एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, और ये आपका नोट है। नोट देखिए क्या है कि यहां पर 4 वर्ण, 4 स्वर
ए आई और ओ औ, ए आई ओ औ साथियों न तो सजातीय है और ना ही विजातीय है। वेरी मोस्ट बात है साथियों, यही आपको, यहीं पर आप लोग फंस जाएंगे। तो यह न तो सजातीय है, न सजातीय और न ही विजातीय, ये आपको ध्यान रखना है। तो न तो सजातीय है और न ही विजातीय है ए आई ओ औ। आप लोग कहेंगे ऐसा कैसा हो सकता है? देखिए, जब एक वर्ण की हम लोगों ने बात की तो एक किस प्रकार से बना, एक किस प्रकार से बना, एक के योग से एक के साथ में ई आया तो बना। तो ये साथियों क्या है? ये तो विजातीय में हम लोगों ने ले लिया। तो यहां पर ये क्या है? ये एक नया वर्ण, दो वर्णों के योग से एक नया वर्ण बना है। ये आप लोग कहेंगे ये ए प्लस ई है, ये तो है, इनको तो हम लोग विजातीय में रख देंगे। ऐसे नहीं रख सकते, ये एक नया वर्ण हम लोगों ने बनाया है। इसी प्रकार ये बना है ए प्लस ए से, फिर ये बन गया ए प्लस ऊ से, फिर ये बन गया ए प्लस ओ से। लेकिन ये न तो सजातीय है और न ही विजातीय है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोगों ने जाति के आधार पर वर्गीकरण देखा है साथियों, यहाँ पर एक सजातीय एक विजातीय। सजातीय यानी समान जाति का, विजातीय यानी अलग अलग जाति के हैं। ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा। और अब हम लोग जो वर्गीकरण देखेंगे, अब हम लोग कौन सा वर्गीकरण देखते हैं, हम ओष्ठ आकृति के आधार पर वर्गीकरण देख लेते हैं। एक ओष्ठ आकृति के आधार पर, यानी ओष्ठ आकृति का मतलब जब आप स्वरों का उच्चारण कर रहे हैं तो आपके ओष्ठों की जो आकृति है वो किस प्रकार की हो रही है, उसी के आधार पर यह वर्गीकरण है। तो हम बात कर रहे हैं ओष्ठ आकृति के आधार पर, ओष्ठ आकृति के आधार पर। अब देखिए, ओष्ठ आकृति के आधार पर दो प्रकार है। एक प्रकार यहां पर हो जाएगा आपका गोलाकार। गोलाकार यानी जब ओष्ठ इन वर्णों का, जब इन स्वरों का उच्चारण करेंगे तो आपके ओष्ठ किस प्रकार गोल होंगे। इनको हम यहां पर बोल सकते हैं वृत्ताकार या वर्तुलाकार कह दीजिए। हिंदी में शुद्ध रूप है वृत्तुलाकार। यहां पर एक गोलाकार हो जाएगा, एक गोलाकार और एक वृत्तुलाकार। ये दो ये वर्गीकरण आपका है ओष्ठ आकृति के आधार पर। अब देखिए यहां पर कौन से वर्ण आएंगे? गोलाकार, जिनके उच्चारण हमारे ओष्ठ गोल हो रहे हैं, बस। और क्या है यहाँ पर? कुछ नहीं। तो एक ऊ है, एक ऊ है, और इन्हीं से रचना हुई है किसकी? ओ की। और इन्हीं से रचना हुई है किसकी? औ की। तो ऊ, ऊ, ओ और औ ये वर्तुलाकार है। बाकी सभी यहां पर आ जाएंगे। ए, आ, ई, ए, आई, ओ, और यहां पर एक री आप लोग और देख लीजिए, हो जाएंगे। तो यहां पर ये चार जिनके उच्चारण में हमारे ओष्ठ गोल हो रहे हैं, ये वृत्तलाकार है, ये गोलाकार है। और जिनके उच्चारण में ओष्ठ गोल नहीं हो रहे हैं वो अवर्तुलाकार है। ये तो बिल्कुल आसान है, इसको तो आप बोलकर भी ट्राई करके कर सकते हैं। तो ये वर्गीकरण हुआ हमारा ओष्ठाकृति के आधार पर। इसमें कुछ खास नहीं है, ये केवल आप यूं समझ लीजिए आपको आ रहा है और आप रिवीजन कर रहे हैं। अब यहां पर हम लोग कौन सा वर्गीकरण देखें? मुझे लगता है कि काफी समय हो चुका है। हम लोगों ने एक जाति के आधार पर, मात्रा के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर अधिकतर जो वर्गीकरण है वो हम लोग कर चुके हैं। अब दो तीन वर्गीकरण और यहाँ पर बचे हैं। जैसे एक अभ्यंतर परिवर्तन के आधार पर एक वर्गीकरण जो आता है आपका, वो जो ओष्ठाकृति हम लोगों ने देखी, एक जीव के उठने के आधार पर। तो ये कुछ दो तीन वर्गीकरण है जो हम लोग कोशिश करें नेक्स्ट कक्षा में करेंगे। मुझे लगता है कि काफी बड़ा ये वीडियो हो रहा है।
अब साथियों लगभग हम लोगों ने वर्गीकरण कर लिए हैं। स्वरों के वर्गीकरण में 2-3 जो वर्गीकरण है वो आपके बचे हैं। वैसे मुझे लगता है कि बाकी कल ही कर लेंगे। एक आप लोग देख लीजिए, देख रहे हैं तो, अगर कोमल तालु के आधार पर, वैसे कोमल तालु के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है उसमें कुछ खास है नहीं। देखिए कंप्लीट कर ही लेते हैं फिर। देखिए कोमल तालु के आधार पर 2 प्रकार है। एक है अनुनासिक, एक है साथियों अनुनासिक, और एक है निरअनुनासिक। एक है निरअनुनासिक। अनुनासिक और निरअनुनासिक ये 2 वर्गीकरण है साथियों। किसके वर्गीकरण है? कोमल तालु के आधार पर यहाँ पर स्वरों के 2 प्रकार है। अब देखिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी सभी स्वर होंगे। ए आ से लगाकर ओ औ तक सभी स्वर होंगे। यहाँ पर अनुनासिक का मतलब यहाँ पर चंद्र बिंदु लगेगा, और यहाँ पर निरअनुनासिक का मतलब ये सिंपल आप लोग स्वर लिख दीजिए, ए आ ए ई, इस प्रकार। बस ये अंतर है अनुनासिक और निरअनुनासिक। आपसे पूछ सकता है कोमल तालु के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार जो है वो आपको पूछ सकता है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो जो चंद्र बिंदु वाले जो है वो सब अनुनासिक है, और जिनके चंद्र बिंदु नहीं लगा है वो सब निरअनुनासिक है। इसके अलावा तो क्या ही है, आप इसमें कुछ है नहीं। अब देखिए अब हम लोग 1-2 वर्गीकरण जो और बचे हैं वो कंप्लीट कर ही लेते हैं, और स्वरों का वर्गीकरण हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट कक्षा में हम लोग व्यंजनों का वर्गीकरण कर लेंगे। यहां पर देखिए जीभ के उठने के आधार पर, जीभ के उठने के आधार पर यह वर्गीकरण कितने नंबर का है मेरे को याद रहा नहीं है। अब देखिए जीभ जब उठेगी तो या तो जीभ का अग्र भाग उठेगा जब वर्ण बोलेंगे, स्वर बोलेंगे, या मध्य भाग उठेगा जीभ का, और या पश्च भाग उठेगा। या तो अग्र भाग या मध्य भाग या पश्च भाग, यही वर्गीकरण हो गया। यही 3 प्रकार हो गए आपके किसके? जीभ के उठने के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार, यही आपके यहां पर हो गए। अब देखिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं यहां से बीच से। ए का उच्चारण यहां से हुआ है। ए के बाद में हम लोग आ जाएंगे यहां पर, आ का उच्चारण यहां से हुआ है। ई का उच्चारण यहां से हुआ है, फिर ई का उच्चारण यहां से हुआ है। ए यहां पर आ जाएगा, आ यहां पर आ जाएगा, ई यहां पर आ जाएगी, और उसके बाद में ऊ यहां पर आ जाएंगे दोनों। देखिए ऊ और ऊ, इसके साथ में ए और आई यहां पर आ जाएंगे, और ओ और औ यहां पर आ जाएंगे। देखिए ये जो आप लोग अगर देखना चाहे यहां पर एक तरीका मैं बता रहा हूं जिससे आप लोग बिल्कुल आसानी से याद रख लेंगे। यहां पर देखिए ऊ ओ औ, ये चारों क्या है? ये चारों वर्तुलाकार है। मैंने कहा इन चारों के उच्चारण से, आपके ओष्ठ क्या होंगे? गोलाकार होंगे। तो ये गोलाकार है। तो पश्च में 4 तो गोलाकार है और एक क्या है? आ है। यहां पर देखिए यहां पर मध्य में केवल क्या है? मध्य में साथियों केवल ए है, अकेला पड़ा है। और अगर स्वरों में देखिए आप लोग, अगर में क्या होगा? अगर में 4 है, और इन चारों की जाति देखिए आप लोग, एक ही जाति का है ये। वास्तविक तौर पर देखें तो जाति एक होगी तो वहीं पर तो रहेगा। इसकी रचना ई से हुई है, इसकी रचना किससे हुई है? इससे हुई है। तो ये एक ही जाति के जब है तो जीभ के अग्र भाग से इनको बोला जाएगा, इनको जीभ के मध्य भाग से केवल ए को बोला जाएगा, और जीभ के पश्च भाग से इन 5 वर्णों को बोला जाएगा, 5 स्वरों को बोला जाएगा। आ उ ओ औ, यहां पर ई ए आई। अब आप कैसे याद रखें? देखिए तरीका देखिएगा। ए यहां पर, आ यहां पर, ई उ ए आई ओ औ। देखिएगा किससे? देखिएगा ए आ, ई ओ ए आई ओ औ, यही तरीका है। अब आप और कोई तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि 4 तो यहां पर क्या हो गए? 4 तो यहां पर गोलाकार हो गए, और एक यहां पर आ रख दिया पश्चिम में। 4 गोलाकार, एक आ पश्चिम में रख दिया। और इसके अलावा ई
ए आई, ये सभी एक ही जाति के प्रतीत हो रहे हैं, तो इनको हम लोगों ने यहां रख दिया। अब देखिए, यह वर्गीकरण हुआ हमारा जीव के उठने के आधार पर। एक वर्गीकरण और है, और वो वर्गीकरण है आद्यंतर पर्यटन के आधार पर। आद्यंतर पर्यटन के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कंप्लीट हमारा हो रहा है, और लास्ट वर्गीकरण है आद्यंतर पर्यटन के आधार पर। इसके बाद में जो वर्गीकरण हम लोग देखेंगे साथियों, कल व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे, और कल हमारा ये वर्ण विचार का जो टॉपिक है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा बहुत ही कम समय में। अब कितने क्रम संख्या मेरे को याद रही नहीं। आद्यंतर पर्यटन के आधार पर, आभ्यंतर पर्यटन। अब इनकी परिभाषाओं में इतना हम लोग जाएंगे, पूछेगा कोई है नहीं, तो आप सीधा सीधा फैक्ट के रूप में याद रख लीजिएगा। आभ्यंतर पर्यटन के आधार पर इसके जो प्रकार है साथियों, वो 4 है। पर्यटन का मतलब जब हम लोग बोल रहे हैं तो एक पर्यटन तो कुछ ना कुछ हो ही रहा है, उसी पर्यटन की बात हो रही है। आभ्यंतर यानी मुख के जो भीतरी अवयव है उनके अंदर जो हम लोग जो पर्यटन कर रहे हैं, जो शब्दों को बोलने के लिए हम लोग को जो कोशिश कर रहे हैं, उसी के आधार पर यह वर्गीकरण है। अब इसका एक प्रकार है यहां पर विवृत, विवृत, यहां पर है अर्धविवृत, यहां पर है समृत, और यहां पर है अर्ध समृत। अब इनकी परिभाषा है, वैसे आप लोग देख लीजिए एक बार। यहां पर विवृत यानी आपका जो मुख है वो पूरा खुला रहेगा। यह मुख, देखिए यहां मुख खुला रहेगा, यह मुख अर्धविवृत, आधा खुला रहेगा। यहां पर मुख पूरा खुला, यहां पर आधा खुला। समृत में मुख आपका पूरा भींचेगा। जो शब्द है देखिए भींचना, हिंदी में ये भींचना शब्द है ना। तो आप ये मत सोचना भींचना क्या है, ये परिभाषा है कामता प्रसाद गुरु ने लिखी है। जब आपका मुख पूरा भींचेगा तो ये वर्ण निकलेंगे, समृत बोलेंगे। जब आपका मुख आधा भींचेगा तो ये अर्ध समृत होगा। ये वर्गीकरण है कामता प्रसाद गुरु का आभ्यंतर पर्यटन के आधार पर। आप ध्यान रखिएगा कौन कौन से वर्ण कहां पर बिठाने हैं, देखिएगा। यहां पर हम लोग बात करें तो इसके अंदर देखिएगा आप लोग, हम बात करें, शुरुआत करेंगे यहां पर ए से। ए हम लोग यहां पर रख देंगे, ए हम लोग यहां पर रख देते हैं। ए हम लोगों ने यहां पर रखा, ए हमने यहां रख दिया। ए यहां आया, फिर आ यहां पर आ गया, आ यहां पर आ गया। आ के बाद में देखिए ई ई, ई ई, ऊ ऊ, ये सब यहां आ गया। री को मैं यहां कोष्टक में डाल रहा हूं। देखिएगा आप लोग, देखिए गौर करिए। ए यहां पर हमने रखा, आ यहां पर रखा, ई ई ऊ ऊ हमने वहां पर रखा। अब देखिए ए यहां रख रहा हूं, ऐ यहां पर रख रहा हूं, ए यहां रखा, ऐ यहां पर रखा, ओ यहां पर रखा, और औ यहां पर रखा। यह वर्गीकरण थोड़ा सा आपको जटिल लग सकता है, थोड़ा सा जटिल लग सकता है, लेकिन थोड़ा तरीका तो आपको निकालना पड़ेगा इसको याद रखने के लिए। क्या तरीका निकाले बताओ। यहां पर देखिए ये दोनों क्या है, वर्धी संधि वाले हैं। क्या तरीका निकाले। यहां पर देखिए ये दो जोड़े यहां पर है, ई ई ऊ ऊ, ये जोड़ा वाला यहां पर है। री मैंने कोष्टक में इसलिए यहां पर लिखा है क्योंकि अधिकतर जो व्याकरणविद है वो री को इस उच्चारण वाले जो पर्यटन वाला है इससे बाहर रखते हैं। इसके पीछे कारण है कि री का हिंदी में बहुत कम उपयोग है। री का अधिकतर जो उपयोग है वो मंत्रोच्चारण में होता है, और इसका अधिकतर उपयोग संस्कृत में ही है। तो आप लोग ये वर्गीकरण ध्यान रखिएगा। आभ्यंतर पर्यटन के आधार पर विवृत, अर्धविवृत, समृत और अर्ध समृत ये वर्गीकरण है साथियों। कोई तरीका हम लोग यहां पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा ए यहां पर है, आ यहां पर है, ए आ, ई ई ऊ ऊ, ए आ, ई ई ऊ ऊ, ए आई ओ औ हो जाएगा। इसी प्रकार रखना पड़ेगा, इसी प्रकार साथियों याद रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। आप कोई ट्रिक लगाएंगे तो ये और कचरा हो जाएगा इसका। देखिए पहले आपको ये याद रखना, विवृत, अर्धविवृत, समृत, अर्ध समृत। फिर आपको सीक्वेंस में देखिए ए आ, ई ई ऊ ऊ, ए आई ओ औ, यही काम आएगा। इसी तरीके से याद रख लीजिएगा। और ये साथियों हम लोगों ने आज बहुत, मुझे लगता है कि ज्यादा हम लोगों ने पढ़ लिया है। शायद
कोई अगर कक्षा ऑफलाइन होती तो मुझे लगता है कि 4-5 दिन का ये मैटर था, जिसको मैंने लगभग 1 घंटे में समेटने की कोशिश की है। और कल हम लोग व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे। कल मुझे लगता है कि आधे पौन घंटे में हम लोग बिल्कुल आराम से व्यंजनों का वर्गीकरण कंप्लीट कर लेंगे।